सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। केंद्र सरकार के द्वारा देश भर के 41 कॉल ब्लॉक को आत्मनिर्भर भारत मिशन के पहले चरण के तहत निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ राज्य की हेमंत सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया है। प्रधानमंत्री ने कमर्शियल माइनिंग को समय की मांग ठहराते हुए कहा कि इससे भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक की नीलामी गुरुवार 18 जून को शुरू हुई है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोल ब्लॉक नीलामी पर झारखंड सरकार को आपत्ति है। इसी के मद्देनजर हरमो स्थित भाजपा कार्यालय में सोमवार 22 जून को झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर हमला बोला। प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गई है, ये समझ से परे है। साथ ही बाबूलाल ने कहा कि विस्थापन का तर्क राज्य सरकार दे रही है, लेकिन लगता है राज्य सरकार को ये नहीं पता कि विस्थापन की समस्या का समाधान करना राज्य की जिम्मेदारी होती है, न कि केंद्र सरकार की। और भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो आप सब लोगों के ध्यान में है कि भारत सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया कुछ दिन पूर्व, और वो कोल ब्लॉक को लेकर के उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक रूप से इसकी जो खनन हो, उत्खनन हो, उसके लिए आप नीलामी होगी। उसके बाद जबकि उससे सबसे अधिक जो लाभ मिलता वो झारखंड प्रदेश को ही मिलने वाला है। झारखंड प्रदेश की सरकार ने उसके बाद जिस प्रकार से जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और फिर यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। अभी बिल्कुल समझ से परे है कि भैया सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गए। जो मैंने अखबारों में देखा, कोई बहुत बड़े बड़े लॉजिक उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने जमीन से संबंधित कहा कि विस्थापन से संबंधित कहा, पर्यावरण से संबंधित बातें उन्होंने कहा। तो ये लगा कि बिल्कुल क्या बोलते हैं, नौसिखिया जिसको लोग बोलते हैं, कि वैसा ही उन्होंने बात की। और जब मैंने देखा अखबारों में ये तो सुप्रीम कोर्ट गए, तो मुझे उन दिनों की याद आई जब आप सब लोगों को भी ध्यान में होगा 2012 को, मार्च 2012 को सीएजी का जो रिपोर्ट आया था कोल ब्लॉक को लेकर के, वो रिपोर्ट क्या था, यानी 2004 से 2009 तक जो पहला फेज में यूपीए गवर्नमेंट थी, उस समय देश के कोल ब्लॉक को किस प्रकार से लूटा गया था, बांटा गया था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं, वो सबके संज्ञान में है। और सीएजी ने उसको स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इन सारे खनिजों का नीलाम होता तो देश की यानी सरकार की खजाना में कितना 1,80,000 करोड़ रुपया आता। इसका नुकसान हुआ। बाद में सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमला किया, जबकि पहले से तय था कि इसको नीलामी करना है इसको, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको किया नहीं। फिर उस समय की हम थोड़ी सी हम जरूर याद आप सब लोगों को दिलाएंगे। उस समय भी भारत सरकार में कोयला मंत्री कौन थे आप सबको पता है, नाम बताने की कोई जरूरत नहीं, आप खोल लेंगे। तो फिर उस समय कोयला मंत्री, उस समय के लोग कोल मंत्रालय में एक सचिव हुआ करते थे, कोई संपारित करके, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। तो उन्होंने जो टिप्पणी की थी, और उस समय कैबिनेट सचिव को उन्होंने पत्र लिखा था, और उस समय कोयला मंत्रालय किस प्रकार से चल रहा था, यानी माफिया कोयला मंत्रालय का संचालन वो कर रहे थे। यह उल्लेख है, उनकी किताबों में भी उल्लेख है, मैं ये कह रहा हूं अपने ओर से, ऐसा कुछ नहीं। और
यहाँ तक कि उस समय कोयला मंत्री ने जब उनके मौखिक आदेश का सचिव पालन नहीं कर रहे थे तो प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा था उसको हटाने के लिए। सारे उस समय के अखबारों में अगर आप देखें तो सब कुछ मिलेगा। आज भी वो सारे चिट्ठी पढ़ा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। तब मैं कह सकता हूं कि आज अगर इन लोगों को ये तकलीफ है तो ये लोग तो समझता है कि भाई ये तो नैसर्गिक जो प्रॉपर्टी है ये अपनी, हम जैसा चाहे वैसा इसको हम बांटे लूटे। लेकिन अब तो देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके रहते तो देश की संपत्ति का कोई लूट नहीं सकता है। उसका लाभ तो इस देश की जनता को मिलेगा, इस राज्य की जनता को मिलेगा। जो वर्षों से उसमें एक प्रकार से लॉकडाउन नहीं था कि पहले तो सरकारी कंपनी ही कोयला को उत्खनन करती थी, बाद में जो आया कि कैप्टिव माइंस दिया जाएगा, कैप्टिव माइंस से लोगों ने बांटा, बाद में जो रद्द हुआ। आप सबके संज्ञान में है। सिर्फ मैं थोड़ी सी आपको उल्लेख कर देना चाहता हूं ताकि आपको इतना समझ में आ जाए, फिर से आपके दिमाग को खाली कंप्यूटर नहीं होता है ना, थोड़ा ऑन करते हैं तो फिर अपने आप सब कुछ आने लगता है, तो आपकी समझ में आ जाएगी। तो आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, अब तो इसको किसी के हाथों लूटने नहीं देंगे, घोटाला नहीं होने देंगे। और आज जो उनकी सहयोगी पार्टी है, यहाँ जिनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो आप 2004 से लेकर के 2014 तक की जो कहानी घोटालों की लंबी लिस्ट है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसका मैं बहुत कुछ उसको नहीं कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों के ध्यान में है। अब जिन बातों को उन्होंने अधिक, एक तो जैसे विस्थापितों को लेकर के कहा कि विस्थापितों का पुनर्वास करना ही राज्य सरकार का काम है, केंद्र सरकार तो कभी करती भी नहीं है। फिर लोगों को रोजगार देने का काम भी राज्य सरकार का काम है। हम तो चाहेंगे कि जितने भी खदानें हैं, कारखाना है, तो राज्य सरकार कानून बनावे और 85% जॉब वहां के विस्थापित प्रभावित लोगों के नाम से वो रिजर्वेशन करते। हमारी पार्टी साथ देगी विधानसभा में उस बिल को पास कराने में। लेकिन ये सब काम इनको सोचता नहीं, ऐसा काम इनको समझ में नहीं आता है। भाई उसमें तो क्या पुनर्वास करिए, आप अच्छे से पुनर्वास करिए, उनको बढ़िया से बसाइए, कौन उसमें से आपको रोक रहा है। भूमि संबंधित मामले को भी कहा कि भाई भूमि का मामला है तो भूमि से संबंधित भी राज्य सरकार का विषय है। और हम तो चाहते हैं कि जिन लोगों के जमीन पर खदानें घूमती है, जो जमीन से बेदखल हो जाते हैं गुजारा, तो सरकार ये कानून बनावे, नियम बनावे, जमीन के बदले जमीन दे, कोई नहीं रोकेगा। हम तो साथ देंगे, हमारी पार्टी साथ देगी इनको पूरी तरह से। तो क्यों इसमें से ये परेशान है, ये समझ से परे है। और इतना ही नहीं, हम तो मुआवजा से भी आगे बढ़ करके हम तो कहते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में नीलामी में जो पैसा आने वाला है वो तो राज्य सरकार को मिलने वाला है। तो उस नीलामी में से जो पैसा आएगा उसको एक सर्टेन परसेंटेज रैयतों को मिलना चाहिए। ये सरकार घोषणा करेगी हम 10%, 20%, 30%, 50% हम रैयतों को देंगे। हमारी पार्टी बिल्कुल साथ देने को तैयार है सरकार को, ये करेगी। ये अनावश्यक रूप से ये सारी चीजों को ये विलंब कर रही है, तो कोई समझ में नहीं आता है कि क्यों चाहती है, क्या करना चाहती है। तो इसलिए हमें लगा कि ये जो कोई खदान से मामला था और खदान से जुड़ा हुआ जो कि ये समस्या है पूरे राज्य में वर्षों से है, और उन लोगों ने कहा भी था कि भाई आप इस समस्याओं का समाधान करें। तो यहाँ ये समाधान ना करके सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्या करने गए, क्या निकालने गए। हमने तो जितनी बातें कही तो कम से कम राज्य सरकार को, एक तो हमने कहा कि जिनकी जमीन जाए तो उनको जमीन के बदले जमीन राज्य सरकार उपलब्ध करे, कोई विरोध नहीं करेगा, हमारी पार्टी सहयोग करेगी सरकार को।
तो हमने कहा कि भाई ये जो नीलामी में से पैसा आएगी उसमें भी हिस्सा उन रैयतों को दे, उन जमीन मालिकों को दे। कितना हिस्सा दे हम अपनी ओर से नहीं कहते, सरकार के ऊपर हम छोड़ देते हैं, मुआवजा दे। और जॉब भी 85%, 15% उन मैनेजमेंट के लिए छोड़ देनी चाहिए, जो कि उनको चलाना होता है, तो 15% हो गए, लेकिन 85% उन विस्थापितों को, प्रभावित परिवारों के लिए सीटों को हिस्सा करके वहां जॉब के लिए। तो मुझे लगता है बाकी जो समस्या है खदान खोलने में, जो जमीन एक्वायर सरकार करती है, पोल्यूशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस का पहले से जो माना है वो सब तो करना पड़ता है। तो कम से कम इस राज्य की तरक्की और प्रगति में आज आप सबको ध्यान में और देश में भी, भाई हम दुनिया में कोयला उत्पादन में, यानी कोयला के जो संचित भंडार है, दुनिया का 4था बड़ा देश है भारत, यानी इतनी बड़ी भंडार है। लेकिन आज हम जब बाहर से कोयला इतना हमें आयात करना पड़ता है, दुनिया के हम दूसरा नंबर पर हम आयात करने में। तो इसलिए देश के जो प्रधानमंत्री ने कि जब ये कॉमर्शियल, जब इसका वाणिज्यिक रूप से ये कोयला का उत्खनन प्रारंभ होगी, तो हमारा जो आयात है, जो बाहर से जो मंगाते हैं, उसमें से बहुत कमी आए और विदेशी मुद्रा जो उसमें देते हैं वो बचत होगी। क्योंकि देश को समृद्धशाली और विकसित देश बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो हम राज्य सरकार से भी चाहेंगे कि उसमें राज्य सरकार को योगदान करनी चाहिए, उसमें अड़ंगा नहीं डालनी चाहिए। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि राज्य सरकार को विस्थापन और पुनर्वास आयोग भी गठित करनी चाहिए, विधानसभा में उन्होंने घोषणा की है। और मैंने कहा कि जो विस्थापन और पुनर्वास की जो समस्या है कि राज्य सरकार को समाधान करनी है। और कल भी जैसे हमने कहा कि आपको इतने पैसे आने वाले, कोल ब्लॉक से नीलामी से जो पैसे आएंगे, वो केंद्र सरकार तो अपनी खजाना में पैसा नहीं रख रही, वो पैसा तो पहले से ही प्रावधान है कि राज्य सरकार को जाएगी। तो फिर राज्य सरकार पुनर्वास के लिए खर्च करनी चाहिए। मैं केवल आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, आजसू के दोनों विधायक माननीय सरयू राय जी और अमित यादव जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और साथ साथ में असंख्य कार्यकर्ताओं की प्रेरणा से मुझे काम करने के लिए नई ऊर्जा मिली। हमारे ऐसे नेता बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जी, प्रफुल्ल दास जी के प्रति भी मैं बहुत अपना आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि झारखंड की जो आधारभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सदन में मुखरता के साथ केवल उठाने का ही काम नहीं करूंगा, बल्कि उसके निदान की दिशा में भी मैं प्रयास करूंगा कि उन समस्याओं का निदान हो। हमारी ओर से बस इतनी बात कहने की। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।